मेरी बहन की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ी थी। वैसे तो हर लड़की के अरमान होते हैं, पर भगवान ने मेरे सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया था। बाली उम्र में ही मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे तो शादी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी फिल्म देखकर मुझे थोड़ा सा आइडिया ज़रूर था कि पति आते हैं, सुहागरात में मेरा घूंघट उठाया जाएगा, मेरी तारीफ़ की जाएगी, मुझे शर्माना होगा। पर मुझे ये नहीं मालूम था ये रात मेरी बहुत तकलीफ़ में गुजरने वाली है। मेरी बहन मेरे साथ ही सोती थी। वह रात भर मोबाइल पर न जाने किस तरह बात करती थी कि मेरे कान तक भी आवाज़ न आती थी। लेकिन आधी आधी रात तक वह जागती रहती और बात करती रहती। जब भी मैं उसके फ़ोन को देखती तो अपने कान से हटा लेती थी। एक दिन रात को मैं जब सोई थी तो वो मेरे बगल में ही लेटकर न जाने वो कैसी कैसी आवाज़ निकाल रही थी। मैंने इस बार करवट नहीं ली थी। मैं उसे देखना चाहती थी, आखिर ये किस तरह की आवाज़ है, क्या इसे कोई तकलीफ़ हो रही है। तो वह अजीब सी सिसकियाँ ले रही थी जिसे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी उस वक्त बहुत कम उम्र थी। मेरी बहन के लिए रिश्ता तलाश किया जा चुका था, तो मुझे लगा कि वह शायद अपने होने वाले पति से बातें करती है। पर मुझे बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वह किस तरह की बातें थीं। एक रात वह अजीब तरह से अपने दोनों ब्यूटी बॉल को मसल रही थी और फ़ोन पर बातें कर रही थी। तो मुझे लगा शायद उसे वहाँ पर दर्द हो रहा होगा। और जब मैंने पूछा तो कहने लगी, तुझे कुछ पता नहीं है, तू अपना मुंह बंद रखा कर। मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ दबाना पड़ रहा है। मैंने कहा, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो मम्मी से कह दो, वह तुम्हें दवाई दिलवा देगी। उसने कहा कि तुम सो जाओ, क्यों मेरा मूड ख़राब कर रही हो। जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी, जब तुम्हें समझ में आएगी आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी तुम बहुत छोटी हो, तो इन सब बातों पर ध्यान न दो। मेरी बहन की शादी बहुत जल्द ही होने वाली थी और मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। अब मुझे हर रात उसकी आदत हो गई थी और अब मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछती थी। मैंने कहा, ठीक है, जो करना है करो, मुझे तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन आज रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था, मुझे अपनी बहन की बातें सभी याद आ गई थी और मैं समझ गई थी आखिर मेरी बहन फ़ोन पर क्या करती थी और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। बहन की गलतियों की वजह से आज मेरी शादी मेरे मम्मी पापा ने बाली उम्र में ही कर दी थी और जैसे ही पति कमरे में आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। पति कमरे में आते ही कहने लगे, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ मेरे सामने, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें हर पर्दे के बाहर देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारा जिस्म बिना कपड़ों का देखना चाहता हूँ। मयूर की बात सुनी तो मैं कांप कर रह गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैं तो पहले ही बहुत शर्मीली थी। मैं हर वक्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने बहनोई के साथ शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बांध दिया गया था। मैं तो बिल्कुल अभी बाली उम्र की लड़की थी। मयूर तो मेरा बहनोई था। मुझे तो उनके सामने शर्म महसूस हुई थी। पता नहीं वह किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वे हर तरह से मुझे परेशान करना चाहते थे। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसने आगे बढ़कर जब मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं कांपने लगी थी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी, अभी उनके चौखट पर कदम ही रखा था, लेकिन मयूर ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो मेरे जिस्म से सारे पर्दों को दूर कर दिया और मुझे बिन कपड़ों के बेड पर। मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मुझे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी नाजुक जगहों पर दर्द की टीसें उठ रही थी। मैं रात भर मयूर की हवस बर्दाश्त करती रही। अब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मेरा पूरा जिस्म तकलीफ़ की वजह से टूट रहा था। मैं अब अपनी हिम्मत हार बैठी थी। आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म को संभालते हुए अपने पीछे चादर को लपेटते उठी। मेरी नज़र बालकोनी में पड़ी तो वहाँ मयूर बिना शर्ट के इतनी सर्दी में खड़ा था। मुझे तो अब मयूर से नफ़रत सी होने लगी थी, जिसने मुझ पर बिना तरस खाए मुझे बहुत तकलीफ़ देने की कोशिश की थी। जब शावर लेने के लिए वॉशरूम गई तो शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे गर्म पानी मेरे जिस्म पर पड़ रहा था, वैसे वैसे मेरे जिस्म से तकलीफ़ की टीसें उठ रही थी। कितनी देर तक शावर लेने के बाद मैं अपने गीले बालों को क्लेचर में जकड़ती हुई बाहर आई थी कि इतने देर में मयूर कमरे में आया। मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी नहाने की? मुझसे पूछे बिना नहा कैसे सकती हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? मेरे जज्बात अभी ठंडे नहीं हुए। अभी तो मुझे तुम्हारे जिस्म को महसूस करना है, तुम्हारे अंदर समाना है और फिर तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना चाहता हूँ। तुम हो कि अभी से नहाकर बैठ गई। चलो उतारो ये कपड़े, मैं तुम्हारे जिस्म को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। मयूर की बातें सुनकर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे।
मेरे तो अब हाथ पैर भी कांपने लगे थे। रात भर की मयूर की हैवानियत एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गई थी और फिर मयूर की उन बातों से मेरा दिल डर के मारे जोर से धड़क रहा था। इतना कहकर मयूर मेरे पास आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। मैंने उसी टाइम रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारे हैवानियत को बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं कि फिर से तुम्हारी हैवानियत को बर्दाश्त करूँ। रात भर तुमने मुझे एक लंबी सांस भी लेने नहीं दिया और अब फिर से तुम्हारा दिल मचल रहा है मेरे जिस्म से खेलने को। देखिए मयूर जी, मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है और रात भर ना सोने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे आराम करने दो, मैं अब सोना चाहती हूँ। मयूर ने रात भर इतने जोर से मेरी गर्दन पर मेरे होंठों को काटा था जहाँ पर अभी भी मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। तुम यहाँ पर तुम्हारे बहन के बदले में आई हो, तुम्हें चाहिए कि मुझे आराम पहुँचाओ। अभी मेरा दिल नहीं भरा, अभी तो मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए। अब मेरे जज्बातों को ठंडा तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। मयूर सिगरेट को पाँव के नीचे कुचलते हुए दोबारा से मेरे ऊपर झुकता हुआ इतना जुनूनी बन गया था कि बड़ी हैवानियत से उसने मेरे हर उस नाजुक जिस्म को काट काट कर घायल कर दिया था। मयूर प्लीज़, बड़ी मुश्किल से मेरे गले से आवाज़ निकल रही थी। मैं दर्द से रोने लगी थी। कुछ नहीं मेरी जान, इतना भी तड़पने की ज़रूरत नहीं। ये सब तो अब तुम्हें रोज़ सहना पड़ेगा। अब इस सब की आदत डाल लो। मेरे सामने इतना भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं जब भी तुम्हारे पास जाऊँ तुम भी मेरे लिए पागल हो जाओ और जब मैं तुम्हारे जिस्म छूता हूँ तो तुम भी पागल बन जाओ। खुद को मेरे प्यार में डुबोने की कोशिश करो। मैं तो उसकी बातों से थक चुकी थी और हर तरह से मुझे परेशानी और तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि वो मुझसे मेरी बहन का बदला लेना चाहता था। अब की बार वह दोबारा से मेरे जिस्म पर झुका तो पहले से भी ज़्यादा उसकी हैवानियत बढ़ गई थी। अब की बार तो मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी उसकी हैवानियत रात के उस अंधेरे में बढ़ती जा रही थी। आज दूसरा दिन था। हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन मयूर की हैवानियत बढ़ती गई थी। वह मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगो रहे थे। अब मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द से कांप रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, काश मेरी बहन ना मरी होती, उसके बदले मयूर की बीवी बनकर यहाँ पर ना आई होती, उसका पागलपन और हैवानियत बर्दाश्त ना करनी पड़ती। सभी को मालूम था मयूर किस तरह का इंसान था, लेकिन मेरे माँ बाप शर्मिंदगी की वजह से मुझे उसका जुल्म बर्दाश्त करने के लिए उसके साथ मेरी शादी कर दी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे शादी की पहली रात इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 8 बज रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब मयूर के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो मयूर ने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगा, जाओ अब जाकर नहा सकती हो, लेकिन अब की बार ये ध्यान रखना, मुझसे पूछे बिना नहीं नहा सकती। ये कहकर वह सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंग अंग से दर्द की टीस उठ रही थी। मेरी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब मुझ में नहाने की भी हिम्मत तक नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म तकलीफ से चूर हो रहा था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। मरे कदमों के साथ मैं नहाकर वापस आई। थोड़ा सा आराम करने के लिए मयूर के दूसरे तरफ जाकर सोने के लिए लेटी ही थी कि मयूर मेरे पास आ गया। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरत नरम नाजुक जिस्म एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया कि मन तो करता है तुम्हारे जिस्म से एक पल के लिए भी दूर न जाऊं। तुम्हें अपने बाहों में लेते हुए मुझे सुकून मिल रहा है। वह गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। अभी तो बस शुरुआत थी। ये ज़बरदस्ती के बनाए गए रिश्ते में मुझे फिर से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। मुझे तो इतनी तकलीफ़ हो रही थी, 1 मिनट के लिए सो नहीं पाई थी। करीब 10 बजे मैं नहाकर बाहर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई। मेरी सास किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मयूर कहाँ है, अभी तक नहीं जागा क्या? मैंने नामे सिर हिला दिया, फिर चुप हो गई। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं मयूर को जगा देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहने दो, मैं खुद नाश्ता लेकर जाऊँगी और वहीं पर साथ बैठकर नाश्ता कर लूँगी। जब मैं ये कह रही थी तो माँ जी की नज़रें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी, जहाँ पर न जाने कितने काटने के निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर माँ जी का दिल बुझ सा गया। मयूर की दरिंदगी का साफ साफ मेरी गर्दन पर निशान नजर आ रही थी। माँ जी अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह कम से कम मुझ पर तरस तो खाता। माँ जी ने बहुत ही हिम्मत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, कृति बेटा
मेरी बात सुनो। वो मेरे चेहरे को हाथ में लिए अपनी आंखों में भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम सब कुछ जानती हो कि मयूर पहले से कितना घाव खा चुका है। बस परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने मजबूरी में तुमसे शादी की हाँ भरी, और अभी मयूर का घाव ताज़ा है। लेकिन तुम्हें सोच समझकर मयूर को हैंडल करना होगा मेरी बच्ची। ये सब तुम्हारी बहन का दिया हुआ घाव है जो तुमसे बदला लेकर पूरा करना चाहता है। लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत से उसके दिल के घाव को भरना होगा। तुम्हें मयूर का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया था उसके बाद से तो उसे औरत जात से ही नफरत हो गई है। लेकिन देखना, वक्त के साथ साथ बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। तुम उसकी मोहब्बत के काबिल हो। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी संभल जाएगी बेटा। बस तुम्हें उसकी ज्यादती पर चुप रहना होगा। मम्मी जी मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरे गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मयूर की दरिंदगी किसी के सामने ना आए। एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मेरा दिल दुख से भर गया था। मम्मी जी के गले लगकर मैं बहुत जोर से रोने लगी थी। मम्मी जी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मयूर की हैवानियत से बहुत तकलीफ़ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मैं कैसे हर दिन उनकी हैवानियत को बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो मर ही जाऊंगी। मयूर ने तो मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया। वह बस मेरे जिस्म पर अपनी हैवानियत दिखाना चाहता था। पता नहीं एक ही रात में उन्होंने मेरे साथ कितनी बार। मम्मी जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनके अंदर तो बहुत हैवानियत है। अगर वे अपनी हवस को नहीं निकालेंगे तो मेरी जान भी जा सकती है। मम्मी जी, मुझे बचा लो। आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्या किया था जो इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है। तुम्हारी बहन ने जो किया वह किसी को बताने लायक नहीं है। मयूर एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था। वह विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन उसने कभी अपने लिए लड़की पसंद नहीं की। उसका कहना था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इस मामले में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो माँ आप मेरे लिए लड़की ढूंढना। मैं अपने बेटे के वारी जाती थी। आजकल के ज़माने में तो जहाँ पढ़ाई होती है वहीं पर लड़के लड़कियाँ आपस में पसंद कर लेते हैं। लेकिन मयूर ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंता करता था। शादी ब्याह तो उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। मुझे भी एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो मेरे बेटे को संवार सके, उसको मोहब्बत दे सके। मैं लड़की ढूंढना शुरू की। तुम्हारी बहन धारा उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हमारे पड़ोस में अंकल जी ने तुम्हारी बहन का रिश्ता बताया था। जब हम तुम्हारी बहन को देखने गए, बहुत ही खूबसूरत थी, हमें बहुत पसंद आई थी। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारी बहन किसी और को चाहती है, और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप ने भी झट से रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं मयूर को तुम्हारी बहन की फ़ोटो दिखाई थी, उसे बहुत पसंद आई थी। हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारी बहन के दिल में कोई और है, और ना ही धारा ने किसी को कुछ भी बताया था कि वह किसी नरेंद्र नाम के लड़के को पसंद करती है। और 1 महीने के अंदर सगाई और फिर दूसरे महीने में शादी की तारीख रख दी गई थी। और फिर धारा हमारे घर बहू बनकर चली आई थी। धारा बोलने चालने में बहुत अच्छी थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। मयूर भी उसे पसंद करता था, पर वह अपने बिजनेस के चक्कर में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इसी चीज़ का धारा ने फ़ायदा उठाया था। हम धारा पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। वे बाहर आती जाती, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। धारा का कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था। मयूर ने उसे पढ़ने की परमिशन भी देती थी। वह कॉलेज जाती और उस नगेंद्र नाम के लड़के से वो मिलती रहती थी, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। इसी तरह मयूर और धारा की शादी को 8 महीने बीत चुके थे। धारा से कभी ये मालूम नहीं हो पाया था कि वो मयूर को पसंद नहीं करती, लेकिन वे नागेंद्र नाम के लड़के के साथ इतनी आगे तक बढ़ गई थी। उसके साथ उसका शारीरिक संबंध था। मयूर को हर वक्त किसी को भी सरप्राइज देने का बहुत शौक था। वह अपनी पत्नी धारा को सरप्राइज करना चाहता था, और सीधा वह किसी बिजनेस मीटिंग से फ्री हुआ तो सोचा कि धारा को उसके कॉलेज जाकर सरप्राइज करता हूँ और उसके साथ ही घर जाऊँगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी धारा उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। वह जब कॉलेज पहुंचा, पता चला कि वह तो कॉलेज से किसी नागेंद्र नाम के लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई है, और वे रोज़ ही जाती है। कॉलेज के बाकी लड़कियों से उस रेस्टोरेंट का पता लेकर मयूर सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां धारा और नगेंद्र बैठे इसके समंदर में गोते लगा रहे थे। धारा कह रही थी कि मेरे पति ने मेरी कभी प्यास नहीं बुझाई। उसे तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलता। रात को आता है, बस 1-2 बार मुझसे प्यार से बातें करता है और कभी कभी अपना प्यार मुझ पर लुटा देता है। उससे मेरा जी नहीं भरता। नगेंद्र, तुम तो मुझे बड़ी सुकून देते हो और हमें शादी की भी कोई झंझट नहीं है,
क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी है और मेरा पति भी है। हम सारा जीवन इसी तरह आपस में दोस्ती में सुकून ढूंढ लेंगे। तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हारे घर का, तुम्हारे माँ बाप का, बहन भाइयों का ध्यान रखती है और तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे अपने प्यास बुझा सकते हो। तुम्हारे अंदर वह मर्दाना ताकत है जो मेरी प्यास को कम करता है और मुझे सुकून मिलता है। तुम मुझे कभी मत भूलना नगेंद्र। ये सुनते ही मयूर के सर पर सातों आसमान गिरे थे। मयूर ने वहीं पड़ी कुर्सी उठाकर नगेंद्र के सर पर दे मारा था और अपनी पत्नी धारा को उसने टच तक नहीं किया। उसे सिर्फ गुस्से में कहा, चलो यहाँ से घर। उसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट के आदमी आए और मयूर से नगेंद्र को बचाया। जब धारा को लेकर घर पहुँचा, उसके आंखों में जैसे खून निकल रहा था। उसने उस रेस्टोरेंट में बैठे धारा और नगेंद्र की वॉइस रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाकर तुम्हारे माँ बाप को भेज दिया था। वह भी वो वीडियो देखकर शर्म से पानी पानी हो गए थे। उनमें तो मयूर का सामना करने तक की हिम्मत नहीं थी। तुम्हारे पिता ने कहा था, जो भी हो जाए ये हमारे घर पर नहीं आनी चाहिए, चाहे तुम उसे ख़त्म कर दो। मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम्हें सौंप दूंगा। वहीं से तुम्हारी कहानी शुरू हो गई थी। उसके बाद मयूर ने हम सबसे कुछ भी नहीं कहा, बस मुझसे नाराज़ था। उसने कहा कि तुमने शादी से पहले लड़की के कैरेक्टर को तो जान लेती कि वह किसी को चाहती है या पसंद करती है। मैं मयूर की बात समझ गई थी। आखिर क्या हुआ था? मैंने तुम्हारी माँ से शिकायत की। उन्होंने कहा कि भगवान की कसम कभी धारा ने हमें नहीं बताया कि उसे कोई लड़का पसंद है। अगर वो बता देती तो हम उसी से उसकी शादी कर देते। तुम्हारे माँ बाप ने कहा, अब जो भी हो जाए वह तुम्हारे घर की इज्जत है और हमारी भी। आप जो भी उसके साथ करना चाहते हो करो। उसके बाद से धारा का घर से निकलना बंद हो गया। मयूर अपने सारे बिजनेस मैनेजर के हवाले करके घर बैठ गया और दिन रात उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता। सुबह से शाम और शाम से रात। कब शाम होता कब रात होता धारा को कुछ भी पता नहीं चलता। जब वो बाहर रसोई में आती तो अपना चेहरा, गर्दन, हर चीज़ ढकी रहती। एक दिन मैंने उसको पीछे से देखा। उसके गर्दन पर कई निशान थे। उसके होंठों को देखती, वह कटे रहते, लेकिन उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, ना ही लड़ाई झगड़े की, ना ही किसी बात विचार की। उसने कभी चिल्लाकर भी धारा से बात नहीं की थी। इस किस्से के 2 महीने के बाद धारा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मयूर ने नर्स को घर पर ही बुला लिया, उसका चेकअप करवाया। जब पता चला वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। फिर मयूर ने उसका पूरा टेस्ट करवाया, उसकी प्रेगनेंसी भी जांच करवाई गई। उस चेकअप से पता चला कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो मयूर का नहीं, नगेंद्र का है। तब मयूर के पैरों तले से जमीन निकल गई थी और तब उसने पहली बार धारा पर हाथ उठाया था। तब मयूर ने कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और नगेंद्र के साथ ही रहो, क्योंकि मैं इस बच्चे को बाप का नाम नहीं दे सकता। तब धारा पहली बार फूट फूट कर रोई थी और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। धारा ने बताया कि वह नगेंद्र से 9वीं क्लास से मोहब्बत करती थी, लेकिन नगेंद्र पर अपने माता पिता का बहुत प्रेशर था। नगेंद्र को गांव जाना पड़ा और गांव में ही अपने माता पिता के पसंद से शादी करनी पड़ी। शादी होने के बाद जब वो शहर आया तो उसने धारा से सब कुछ बता दिया था, लेकिन धारा ने नगेंद्र को नहीं छोड़ा और यूं ही उसका रिश्ता बना रहा। नगेंद्र के शादी के 1 साल के बाद धारा की भी शादी हो गई और इसी तरह नगेंद्र अपनी पत्नी से छुपकर और धारा अपने पति से छुपकर आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे और इस रिश्ते को पूरा जीवन चलाना चाहते थे। लेकिन धारा का ये खेल खत्म हो चुका था। वे प्रेग्नेंट हो गई थी। धारा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और फिर उसे टेंशन रहने लगा। मयूर उससे बहुत गुस्सा रहने लगा और उस पर जितनी हैवानियत कर सकता था करता था। मयूर ने यह भी कहा था कि तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन धारा कहाँ जाती। जब धारा ने एक दिन मयूर से छुपकर नगेंद्र से बात की और कहा, जो बच्चा मेरे पेट में है वह तुम्हारा है, तो नगेंद्र ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं उस बच्चे को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे खुद अपने 3 बच्चे हैं। तुम उस बच्चे को गिरवा दो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा, ना मेरा होगा ना तुम्हारे पति का। तुम्हारा जीवन खुशी में बीतेगा। तब उसे उस दिन अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ था कि वह जो कुछ कर रही थी वो बहुत गलत था। उस बच्चे को कोई भी अपना नाम नहीं देना चाहता था और धारा उस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी और अब वो ज़्यादा ही टेंशन में रहने लगी थी और इसी टेंशन ने एक दिन धारा की जान ले ली थी। धारा के पेट में बहुत दर्द उठा और उस दर्द ने धारा की जान ले ली थी और धारा के मरने के बाद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी भी मयूर से करवा दी थी, क्योंकि वे लोग बहुत शर्मिंदा थे और धारा के धोखेबाजी ने मयूर को इतना जुनूनी बना दिया है कि वह अब किसी पर भी विश्वास नहीं करता और वह टूट चुका है। मयूर की माँ की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। धारा की गलती की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही थी। हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी बड़े धूमधाम से हुई। रिसेप्शन के बाद मम्मी पापा मुझे लेने आए थे।
मैं बहुत खुश हुई थी मयूर से मेरी जान छूटेगी। मेरी गलतफहमी कुछ मिनट के लिए थी। मयूर ने साफ मना कर दिया था कि मैं कृति को नहीं भेजूंगा। मम्मी पापा भी चुपचाप लौट गए थे। उन्हें अपने दामाद पर बहुत भरोसा था, पर मैं तो बिना कोई गुनाह किए इस चुंगल में फंस गई थी और मयूर मेरी बहन धारा का बदला मुझसे ले रहा था। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने अभी 10वीं पास किया था और मैं आज तक किसी लड़के से बात नहीं की थी। मयूर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। कोई भी उससे शादी के लिए मना नहीं कर सकता था, लेकिन बस मुझे तो उसका हर जुल्म बर्दाश्त करना था। रिसेप्शन वाले दिन जब मैं तैयार हो रही थी, रिसेप्शन पार्टी ख़त्म हुई, मम्मी पापा भी अपने घर चले गए। जब मैं रात को अपने कमरे में गई तो उस भारी भरकम लहंगे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने उसको निकाल दिया। तभी मयूर अंदर आ गया और मुझे गुस्सैली नज़रों से देखने लगा। तुमने किससे पूछकर लहंगे को उतारा है? जाओ जाकर पहन कर आ। अभी मुझे तुम्हें देखना है। जब तक मेरा जी नहीं भर जाता तुम उस कपड़े को नहीं उतारोगी। मैं रोते हुए मरे मरे कदमों से दोबारा लहंगा पहनने लगी और उसका ब्लाउज पहन रही थी। ब्लाउज का जिप पीछे बैक साइड में था। मुझसे वह जिप नहीं लग रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी मयूर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से लहंगे और ब्लाउज को उतार कर बिना कपड़ों के मुझे बेड पर ले गया और फिर से उसकी वही हैवानियत शुरू हो गई। पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे किसी और के गुनाह की सज़ा दी जा रही थी। मैंने उसे पूरे 2 महीने बर्दाश्त किए। 2 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक ख़राब हुई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और जब ये बात मयूर को पता चली तो वह खुशी के मारे झूम उठा था और मयूर ने अपने सारे हैवानियत के लिए मुझे माफ़ी मांगी थी। मैंने भी मयूर को माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे भी ये बच्चा बहुत प्यारा था। उसके आने से मयूर एकदम बदल गया था। अब वो मुझ पर भरोसा करने लगा था और धारा को भूल चुका था। उसने मुझसे हर गलती की माफ़ी मांगी थी। मैंने भी मयूर को माफ़ कर दिया था। मयूर बहुत अच्छा इंसान था। उसने आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस बात के लिए मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहन धारा ने उसको बहुत धोखा दिया था। वह उसी सदमे में मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। उसने दीदी के बारे में मुझे बताया था। मुझे भी दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मयूर ने अपनी पहली सुहाग रात के बारे में बताया था। दीदी को ऐसी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी जो एक कंवारी लड़की को होती है, लेकिन उसने दीदी पर कोई शक नहीं किया था। ये बात तो उस दिन पता चली जब उसने मेरे साथ पहली रात बिताई थी और मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो गया था। उसने मेरे अंदर उस रात बहुत से बदलाव देखे थे, लेकिन फिर भी धारा के धोखे की वजह से वो मेरे साथ इस तरह का हैवानियत कर रहा था। उसने बताया कि जब भी मैं अपने बिजनेस से फ्री होता तो मैं धारा के साथ टाइम बिताता था। धारा में एक अलग तरह की बात थी, वो मुझे पूरी रात पागल कर देती थी। धारा ने पहली रात भी कोई शर्म नहीं की थी और खुलकर मेरे साथ उस रात को एंजॉय किया था। और मयूर ने भी फर्स्ट नाइट पहली बार मनाई थी, तो उसे इतनी जानकारी नहीं थी। धारा को नहीं समझ पाया था और जब धारा से धोखा मिला तब वो इस हद तक बढ़ गया था और वे पागल हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वह सिर्फ दीदी की वजह से हुआ था और उसमें मेरी पूरी पूरी दीदी की ही गलती थी। मैं और मयूर अब बहुत खुश हैं और वह मुझ पर बहुत विश्वास करता है। मैं भी उस पर आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। आप लोग बताइए, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने मयूर के बेटे को जन्म दिया है। मयूर अब पूरी दुनिया को भुलाकर मुझे बहुत चाहता है। शादी से पहले मेरी बहन धारा नागेंद्र से बातें करती थी और मुझे लगा था कि वह अपने होने वाले पति से बातें करती है, और फ़ोन पर तो वह न जाने कैसी कैसे बातें करती थी। मुझे शादी के बाद समझ में आया था ये सब क्या था और वह किस हद तक बातें करती थी। उसका और नागेंद्र का शारीरिक संबंध था और वह न जाने नागेंद्र के साथ कितनी रातें बिता चुकी थी। उसकी मोहब्बत में न जाने कितनी आगे निकल चुकी थी, लेकिन नागेंद्र उससे चीट कर रहा था। दीदी फिर भी नहीं समझ पा रही थी और वह उसी धोखे में उसने अपने पति को भी धोखा दे दिया था। शादी के बाद मुझे समझ में आया वह फ़ोन पर किस तरह की आवाज़ें निकालती थी। वह फ़ोन पर भी बेकाबू हो जाया करती थी। नागेंद्र उससे फ़ोन पर शारीरिक संबंध के टॉपिक पर ही बात करता था और वह उसे बात को सुनकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती थी, जिसकी वजह से वह इस तरह की आवाज़ें निकालती थी। मैंने अपने पति को अपनी दीदी के बारे में कुछ न बताया, लेकिन मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। पर मैंने अपने पति को भी माफ़ कर दिया था। आप लोग बताइए, क्या मैंने अपने पति को माफ़ करके अच्छा किया या गलत? अगर आज की कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।